छात्रों, हम आपके लिए एसएससी सीजीएल जीएस से प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और एक 17वीं क्लास है। देखिए, पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से आईएनसी के लिए के किस नेता ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सुचेता कृपलानी और जवाहरलाल नेहरू। देखिए, तो इसमें आएगा कि महात्मा गांधी ने आईएनसी के महात्मा गांधी नेता ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। जो महात्मा गांधी से तो गांधी जी इरविन समझौते के बाद महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। यह 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता था। बी.आर. अम्बेडकर और तेज बहादुर संप्रू ने 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। जो ये हैं तीन गोलमेज सम्मेलन में किस किसने भाग लिया था? तो ये लिया था बी.आर. अम्बेडकर और तेज बहादुर संप्रू। इन्हें भी याद रखना, ठीक है ना। तो इसका पहला विकल्प एक बिल्कुल करेक्ट आंसर बनता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से कौन पंचम दा के नाम से जाने जाते हैं? निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से कौन पंचम दा के नाम से जाने जाते हैं? तो ये दे रखे हैं 4: सचिन देव बर्मन, किशोर कुमार, नितिन मुकेश, राहुल देव बर्मन। कौन सा है इसमें? देखिए, पंचम दा के नाम से किसे जानते हैं? तो राहुल देव बर्मन उपनाम पंचम को हिंदी संगीत उद्योग के सबसे महान और सबसे सफल संगीत निर्देशकों में से एक माना जाता है। 1960 से 1990 के दशक तक उन्होंने 331 फिल्मों के लिए संगीत दिया और अपने संगीत समूह को एक नया स्तर दिया। 1995 में फिल्म फेयर पुरस्कारों ने उनकी स्मृति में नई संगीत प्रतिभा के लिए फिल्म फेयर आर.डी. बर्मन पुरस्कार की शुरुआत की गई। फिल्म फेयर आर.डी. बर्मन पुरस्कार की शुरुआत की गई। यह पुरस्कार हिंदी सिनेमा में उभरती संगीत प्रतिभाओं को दिया जाता है। तो निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से राहुल देव बर्मन को पंचम दा नाम से जाना जाता है। विकल्प हमारा जो 4 है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राहुल देव बर्मन। ठीक है, अगला देखो, बांग्लादेश में सहायक नदियों सहित नदियों की कुल संख्या कितनी है? लगभग 1000, लगभग 800, लगभग 700, लगभग 500। देखिए, बांग्लादेश को नदियों की भूमि कहा जाता है। बांग्लादेश को नदियों की भूमि कहा जाता है क्योंकि इसमें सहायक नदियां सहित लगभग 700 नदियां हैं। कितनी? लगभग 700 नदियां हैं बांग्लादेश में, इसलिए इसे नदियों की भूमि कहा जाता है, जिनकी कुल लंबाई लगभग 24,140 किलोमीटर है। बांग्लादेश में मुख्य रूप से 4 प्रमुख नदी प्रणालियां हैं: ब्रह्मपुत्र, जमुना, गंगा पद्मा, सुरमा मेघना और चटगांव क्षेत्र नदी प्रणाली। तो कौन सा आएगा इसमें? बांग्लादेश में सहायक नदियों सहित कितनी है कुल संख्या नदी? यह है लगभग 700। विकल्प 3 हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में ... से तक शुरू की गई थी। इसमें देखिए, बॉम्बे से पालघर, बॉम्बे से पूना, बॉम्बे से कजित, बॉम्बे से थाने। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली यात्री ट्रेन मुंबई के
बोरीबंदर से महाराष्ट्र के ठाणे तक चलाई गई। मुंबई के बोरीबंदर से महाराष्ट्र के ठाणे तक चलाई गई। इसे लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में शुरू किया गया। किसके कार्यकाल में शुरू किया गया? लॉर्ड डलहौजी। ट्रेन में 14 डिब्बे थे और इसे 3 भाप लोकोमोटिव इंजन अर्थात साहिब, सिंध और सुल्तान द्वारा खींचा गया। तो विकल्प कौन सा सही है? विकल्प 4 सही है इसका। 3 इंजन थे, उनके नाम क्या थे इंजनों के? साहिब, सिंध और सुल्तान। इन 3 इंजनों से खींचा गया था इस ट्रेन को। अगला प्रश्न, मौर्यकाल पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? मौर्यकाल पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? बिंदुसार ने, विष्णुगुप्त ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, भानुगुप्त ने। तो क्या होगा इसमें? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए आंसर। 10 सेकंड देते हैं आपके लिए। देखिए, चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। जो विष्णुगुप्त हैं इन्हें चाणक्य या कौटिल्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य सलाहकार भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? ये मुख्य सलाहकार भी थे। उन्होंने 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 3री शताब्दी ईस्वी के बीच राजनीति और अर्थशास्त्र के विज्ञान पर अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। तो किसने रचना की अर्थशास्त्र की? विष्णुगुप्त ने। यदि चाणक्य आता तो चाणक्य होगा, कौटिल्य आता है, एक ही है ये। उन्होंने मगध क्षेत्र में पाटलिपुत्र में शक्तिशाली नंद वंश को उखाड़ फेंकने के लिए चंद्रगुप्त की मदद की थी। अगला प्रश्न, अब देखो छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में कॉफी के फूलों को खिलने में मदद करता है? उत्तरी पश्चिमी हवा, लू, आम्रवर्षा, मंजरी वर्षा। तो इसमें आएगा मंजरी वर्षा। विकल्प 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में प्री मानसून वर्षा और असम में बोडाई शिला का नाम है। चेरी ब्लॉसम या कॉफ़ी शावर एक स्थानीय हवा है। कॉफ़ी शावर क्या है? एक स्थानीय हवा है जो गर्म मौसम के दौरान आंतरिक कर्नाटक बहती है। यह कॉफ़ी की खेती के लिए बेहद उपयोगी है। तो विकल्प कौन सा है? मंजरी वर्षण। विकल्प 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, टीला, शैती और बेरी किस नदी की सहायक नदियां हैं? टीला, शैती और बेरी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तमसा, घाघरा, माही, साबरमती। तो क्या है इसका आंसर? जल्दी से बताएं। घाघरा नदी का उद्गम मैपचाचुंगी के ग्लेशियरों से होता है। अपनी सहायक नदियां टीला, सैती और बेरी का पानी एकत्र करने के बाद यह शीश पानी में एक गहरी खाई को काटती हैं। शारदा नदी या काली गंगा अंततः छपरा में गंगा से मिलने से पहले मैदान में इससे मिलती है। तो टीला, सैती, बेरी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो विकल्प दूसरा बिल्कुल सही है, घाघरा नदी की। विकल्प 2 करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न। और आगे वीडियो पर बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी ग्रुपों में शेयर करें। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो। युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा किस वर्ष टारगेट ओलंपियन पोडियर योजना TOPS बनाई गई? 2015 में, 2014 में, 2016 में, 2013 में। युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014
वर्ष 2014 में टारगेट ओलंपियन पोडियम योजना TOPS बनाई गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ओलंपिक खेलों के लिए खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें समर्थन एवं प्रोत्साहन देना था। मुख्यतः वर्ष 2016 के लिए रियो ओलंपिक एवं वर्ष 2020 के टोक्यो ओलंपिक में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए इस योजना को क्रियान्वित किया गया था। तो युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा किस वर्ष टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना बनाई गई? तो ये बनाई गई थी 2014 में। विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला नेक्स्ट प्रश्न, 9वां प्रश्न देखो। लद्दाख में हेमिस त्योहार तिब्बती चंद्र माह के 10वें दिन का मनाया जाता है। हेमिस त्योहार तिब्बती चंद्र माह के 10वें दिन को मनाया जाता है। यह त्योहार किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव, भगवान पद्म संभव, भगवान गणेश, भगवान विष्णु। देखिए, लद्दाख में जो हेमिस त्योहार तिब्बती चंद्रमा के 10वें दिन मनाया जाता है वह भगवान पद्म संभव को समर्पित है। तो विकल्प जो बी है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लद्दाख में तिब्बती चंद्रमा के 10वें दिन में हेमिस त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार भगवान पद्म संभव को समर्पित है। इस त्योहार के अवसर पर क्या होता है? इसके त्योहार के अवसर पर ढोल एवं झांझ की थाप पर तथा तिब्बती संगीत धुन पर मुख्यतः चाम नृत्य तथा अन्य पारंपरिक नृत्यों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 देखिए ध्यान से। 10वां ये रहा। सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को डॉट डॉट कहा जाता है। मार्फोलॉजी, एंटीमोलॉजी, कैलोलॉजी, ओनिरोलॉजी। सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को ओनिरोलॉजी कहा जाता है और विकल्प हमारा डी करेक्ट आंसर बनता है। वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयोगशाला में सर्वप्रथम सपनों का अध्ययन एस रिंसनिकी एवं क्लेटमैन द्वारा 1853 ईस्वी में किया गया था। सपनों का अध्ययन कब किया गया था? सन 1853 ईस्वी में। हो गया। तो सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? ओनिरोलॉजी। 11वां प्रश्न देखिए। पॉवर्टी एंड अनवर्टिस्ट रूल इन इंडिया के लेखक निम्न में से कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू। पॉवर्टी एंड अनवर्टिस्ट रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन सन 1901 में किया गया था। इस पुस्तक में उन्होंने औपनिवेशिक प्रशासन को भारत के राजस्व की हानि का प्रमुख कारण बताया। इस पुस्तक में उन्होंने धन निकासी के सिद्धांत की भी व्याख्या की। दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड मैन व भारत का अनौपचारिक राजदूत भी कहा जाता है। उन्होंने वर्ष 1886, 1893 व 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो प्रश्न है हमारा, पॉवर्टी एंड अनवर्टिस्ट रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न 12वां प्रश्न देखिए। नहर का वह चैनल जहां पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है डॉट डॉट कहलाता है। बारबंदी प्रणाली, प्रवाह चैनल, लिफ्ट चैनल, कमान क्षेत्र। किसी नहर का वह चैनल जहां पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में होता है प्रवाह चैनल कहलाता है। तो हमारा विकल्प भी करेक्ट आंसर बनेगा इसका। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 234, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 103। तो वही देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय के एक अभिलेख न्यायालय के रूप में अनुच्छेद 103 सदस्यों की निर्भरता
संबंधी प्रश्न पर निर्णय तथा अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती से संबंधित है। अनुच्छेद 103 क्या है? सदस्यों की निर्हरता संबंधी प्रश्न का निर्णय। और अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय के एक अभिलेख न्यायालय के रूप में अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है। तो विकल्प ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न देखिए, काकोरी षड्यंत्र मामला निम्न में से किस वर्ष में हुआ था? 1925, 1919, 1909, 1932। तो 9 अगस्त 1925 को 9 अगस्त 1925 कब हुआ था? ये 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन से काकोरी नामक स्थान पर सरकारी खजाना लूट लिया गया था। इसे काकोरी षड्यंत्र मामला कहा जाता है। इस षड्यंत्र में सम्मिलित रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह तथा अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा हुई। काकोरी कांड में किस किस को फांसी की सजा हुई थी? रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह तथा अशफाक उल्ला खां। तो हमारा काकोरी षड्यंत्र कब किस वर्ष हुआ? 1925 में। विकल्प ए करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न, अकबरनामा के लेखक कौन हैं? तो ये हैं अबुल फजल। अबुल फजल, विकल्प ए करेक्ट आंसर है। अकबरनामा पुस्तक के लेखक अबुल फजल हैं। ये महान विद्वान एवं इतिहासकार थे। ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबरनामा में उन्होंने अकबर के जीवन की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न, माध्यम के अणुओं को जब कंपन ऊर्जा के स्तर से उत्तेजित किया जाता है तो इनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन निम्न में से किस परिघटना के परिणाम स्वरूप होता है? रैले प्रभाव, ह्यूजेंस प्रभाव, मैक्सवेल प्रभाव, रमन प्रभाव। देखिए कौन सा आएगा इसमें? माध्यम के अणुओं को जब कंपन ऊर्जा के स्तर से उत्तेजित किया जाता है तो उनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन निम्न में से किस परिघटना के फलस्वरूप से होता है? वो होता है रमन प्रभाव। विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रवासियों द्वारा अपने मूल स्थान पर प्रेषित समस्त मौद्रिक अंतरण अथवा वस्तुओं को ... कहा जाता है। ये कहा जाता है विप्रेषण, रेमिटेंस। प्रवासियों द्वारा अपने मूल स्थान पर प्रेषित समस्त मौद्रिक अंतरण अथवा वस्तुओं को विशेषण रेमिटेंस कहा जाता है। उदाहरण के लिए खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीय कामगार या अमेरिका व ब्रिटेन में नौकरी कर रहे प्रवासी भारतीय जब भारत में अपने माता पिता या परिवार को धनराशि को भेजते हैं तब उसे क्या कहते हैं? विप्रेषण या रेमिटेंस। तो विकल्प डी हमारा करेक्ट आंसर बनता है। अगला प्रश्न, टेरेस खेती निम्न में से किस प्रकार की भूमि पर की जाती है? मरुस्थल, पर्वत, मैदान, वन। 10 सेकंड समय देते हैं आपके लिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए इसका क्या होगा। देखिए टेरेस खेती पर्वतीय अथवा पहाड़ी प्रदेशों की ढलवां भूमि पर की जाती है। सामान्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में मैदानी समतल भूमि का अभाव होता है, अतः ऐसी स्थिति में पर्वतीय ढलानों पर सीढ़ी के आकार के छोटी खेतों का विकास कर कृषि की जाती है। सीढ़ीदार खेत मृदा अपरदन एवं वर्षा के जल के प्रभाव को रोकने में सहायक होते हैं। तो टेरेस खेती किस प्रकार की भूमि पर की जाती है? पर्वतीय। विकल्प 20 में करेक्ट आंसर। देखो ऐसे होते हैं वो टेरेस खेती, ये ऐसे है, ऐसे ये पर्वत है ना ऊपर जैसे नौ चलते जाते हैं, तो यहाँ जो नीचे ये थोड़ी थोड़ी जगह हैं उनमें खेती करते हैं लोग। ठीक है ना। तो छात्रों ये क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए कि आपको कैसी वीडियो चाहिए और ये वीडियो कैसी लगी आपको।
और ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।